तो उस चीज के लिए अगर सरकार यह नीति अपनाती है तो इस निजीकरण की नीति की वजह से ये सब ठप हो जाएगा। आप अभी अगर देखते हैं, आप कई सारे लोग बैंकों में जाते होंगे और वहाँ देखते होंगे, आप कई सारे लोग चर्चा भी करते हैं, अरे यहाँ काम नहीं होता, बहुत समय लगता है, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती है, बट उसके पीछे का क्या रीजन है ये हमें समझना है। आज बैंकों में रिक्रूटमेंट बंद कर दिया है, बहुत कम लोग रिक्रूट हो रहे हैं। जहां कई 100 लोगों का स्टाफ हुआ करता था बैंक में, आज वहाँ 2-2, 4-4, 8 लोगों के साथ में बैंक चल रहा है। बहुत सारा वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत प्रेशर आ रहा है, लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहे हैं। बट उसके तहत भी यह निश्चित नहीं है, अगर बैंकों का सरकारीकरण हो गया तो यह कभी भी किसी को भी निकाल सकने का क्या कहते हैं वो मंडराएगा। हमारे बैंकों के कर्मचारियों के ऊपर ये टांगती तलवार लटकी रहेगी कि हमको या तो काम करना है या तो बाहर जाना है। अभी के जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने बताया कि अभी हर सेक्टर में यंग जनरेशन आई हुई है। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मजदूर। वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी जैसे इन्होंने अनुरोध किया भारतीय मजदूर संघ के लिए, हम भी यह चाहते हैं कि यह एनपीएस जो स्कीम है वो बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आ जाए, क्योंकि आज एवरेज हमारा एज जो है 35 साल का हो चुका है। और जो हमारी कर्मचारीगण, अधिकारीगण बैंकों में काम कर रहे हैं, उनका सोशल सिक्योरिटी भी हमको देखना है। और इसके तहत अगर एनपीएस भी आ जाए तो हमारे लिए भारतीय मजदूर संघ को, जैसे हमने कहा कि अभी इसका भी हमें ड्राइव लेना पड़ेगा। आज यह लड़ाई जो हमारी शुरू है, ये तो आज अभी शुरुआत हुई है। हम सबको इकट्ठा होके इसके साथ में एक साथ लड़कर, हम सबको एक साथ लड़कर इस लड़ाई को जारी रखना है। आप सब जानते हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट है उनके लोन जो है सरकार राइट ऑफ कर रही है, और अगर इस राइट ऑफ करने के बाद अगर ये बैंकों को अगर बेच देगी तो हमारी सामान्य जनता जो है उसका उधर निर्माण जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि हम सबको इकट्ठा होकर इस लड़ाई को जारी रखना है। आज तो ये शुरुआत है, लड़ाई अभी तो बाकी है। इस नारे के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। और कोहिमा से लेकर कच्छ तक सभी प्रांतों से, सभी महासंघों से अपना अपना कष्ट लेकर विपरीत परिस्थितियों में भी, रेल आरक्षण न मिलने के बावजूद भी, कई जगह पर रेल पुलिस या उन्होंने रोकने के बावजूद भी आप सब यहाँ पर पधारे हैं। और इसलिए पधारे कि हम सब बीएमएस के सन्निष्ठ कार्यकर्ता होते हुए आपके उद्योग में आप जानते हैं कि वहां के अन्य संगठन जो रिकॉग्नाइज्ड है, उनका कार्य है वो नहीं कर रहे हैं। और हम अगर कहीं सीमित संख्या में है, हम उसको पार पाड़ने के लिए भी कष्ट सहन करते हुए यहाँ पधारे। इसलिए भी आप सबको तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। इसीलिए आप सबसे अपेक्षा भी है, इसीलिए मेरे साथ इस प्रकार के कुछ सूत्र दोहराना होगा। हम देख लेते हैं आपकी आवाज बड़ी है या मंच पर की आवाज बड़ी है। कुछ लोग पीछे भी बहुत खड़े हैं, शायद उनको भी आवाज सुना रही हो,
तो इस प्रकार से आवाज से हम सूत्रों करना आवश्यक है। बोलिए भारत माता की। मुझे लगता है आपकी आवाज आगे बहुत है, पीछे आवाज नहीं जा रही, पीछे से आवाज भी नहीं आ रही। बोलिए भारत माता की। अब थोड़ा पीछे से आ रही है, लेकिन इससे नहीं चलेगा। ये समझिए, जब तक भूखा मजदूर रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब तक भूखा मजदूर रहेगा, जब तक भूखा मजदूर रहेगा। और आप सब आए हैं ये लड़ाई लड़ने के लिए, तो यही हमको सोचना है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। ये इसीलिए कि इतनी ही तादाद में हम लाए हैं। हमने कई अपने कार्यकर्ताओं को निराश किया है कि आपको दिल्ली नहीं आना, क्योंकि सीमित संख्या में हमें परवानगी मिली और इसी के आधार पर इतना दृश्य ये सरकार नहीं देख पा रही। इसीलिए भी हम सबके लिए बड़ा खुशी का विषय है और अन्य संगठनों के लिए जो इस कार्यक्रम नहीं ले पा रहे हैं, जो 2014 से कहते आ रहे हैं कि हम लेंगे लेंगे लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं ले रहे। इसीलिए भी आज आप सब लोगों ने आके इतना कोशिश किया। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हमेशा लोग चिल्ला रहे थे कि अपने घर से, अपने उद्योग से बाहर न निकलने वाला कर्मचारी, आप सबने साबित कर दिया कि ये घर तो क्या दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाले ऐसे हम आ गए यहाँ। इसके लिए आप सबको अभिनंदन देता हूँ। यही सिलसिला इसलिए है कि आज हम सबको इन सब की आवश्यकता पड़ी है, इसीलिए कि आज रेल का निगमीकरण हो रहा है, आज डिफेंस प्रतिरक्षा का हो रहा है, कई सार्वजनिक क्षेत्रों का ये लोग अपना निजीकरण कर रहे हैं। लेकिन आवश्यकता क्या है? आवश्यकता क्या है? क्या पैसे की आवश्यकता है? तो अगर पैसे की आवश्यकता है तो आप कतई ये ना कहे कि भारत ट्रिलियन इकोनॉमी में आया है। अगर आपको एफिशिएंसी की आवश्यकता है तो ये देखिए कि हमारा कर्मचारी ने कहां से कहां तक ले आए हैं। ये सारे सार्वजनिक क्षेत्र इस प्रकार से है कि एक पौधा हमने लगाया जिसमें पानी सींचा, खाद डाला, धूप लगाया, और जब इतना सारा बड़ा किया, खड़ा किया, फल आना शुरू हुआ। और जब फल खाने का समय इन सभी कर्मचारियों, देशवासियों को मिल रहा, तब इस पौधे को आप निजी क्षेत्र में बेचने चले जा रहे, ये कतई मंजूर नहीं है। ये तब सोचना था जब पौधा लगा, तब ये सारे टैक्स पेयर्स के पैसे से सार्वजनिक क्षेत्र खड़े किए हैं और इन्हीं को बिना पूछे, सोचे समझे, एक ही तरफा निर्णय लेके अंधाधुंध निजीकरण कर रहे हैं। इस अंधाधुंध निजीकरण का आप सबके सम्मुख अपने अपने उद्योग से आए सभी अध्यक्ष के महामंत्रियों ने, उद्योग प्रभारियों ने आपके सम्मुख इसकी चेष्टा बताई, उसकी आवाज दिलाई है। इन सब की आवाज सम्मिलित करते हुए आज हम इकट्ठा हुए। हम सबने दिखाया है कि ऐसी चेष्टा सरकार की कतई नहीं चलेगी जो आपके तरफेण में हो और कतई मजदूर के तरफेण में नहीं हो। आप यहाँ कहना चाहते हो कि हमने इतने सारे लोगों को कुछ फायदा कराया, लेकिन 130 करोड़ की आबादी में 50 करोड़ तो मजदूर भाई बहनों है और इन 50 करोड़ का ख्याल पहले करने की आवश्यकता है। आप जिन जिन अपने सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण किया है उनका उदाहरण तलाशिए। वो सारे कर्मचारी, अधिकारी या मजदूर, जो भी आप नाम दे, ये आज उनकी नौकरियां समाप्त हो गई है और ये निजीकरण के नाम पे निजीकरण करने वाले लोग इस प्रकार के वीआरएस देते हुए और अपनी नौकरी चली जा रही है। और एक बार नौकरी चली जाती है तो अंधाधुंध फैल जाता है। ये सोचिए कि इस 50 करोड़ को नौकरी देना है, कभी एक तरफ से तरफा आते कि रोजगार बढ़ाना है और कभी इस तरफ से रोजगार घटा रहे हैं। ये तो ये समझने की बात आती है
कि 10% ही पूरी भारत के केवल सार्वजनिक क्षेत्र है, 90% आपके तो प्राइवेट में चल रहे हैं। तो अभी तक वहां क्यों निगाह नहीं डाली है कि वहीं से इतने सारे पैसे एकत्रित किए जाए? कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां से इनकम टैक्स प्राप्त ना हो, सेल्स टैक्स प्राप्त कहाँ हो, जीएसटी ना मिला हो, एक्साइज ना मिला हो, ऐसे है। जबकि ऐसे कई निजी क्षेत्र है, ऐसे रेवेन्यूज नहीं मिले हैं, तब उस पर निगाह क्यों नहीं जाती है? वहां ढूंढना है, वहीं से लेकर आना है। हम तो कहीं पर भी काम करने के लिए तैयार है। हमारा मजदूर, हमारा अधिकारी कहीं पर काम करते हैं, लेकिन आपके ही आंकड़े दिखाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की बदहालत की है तो ऐसे अधिकारियों, जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं, जो चलाने वाले रेट होते हैं, ऐसे 98%, 98% इस प्रकार से मिसमैनेजमेंट के लिए ही मुश्किल में आ पड़े हैं, न कि कर्मचारी या अधिकारियों की तरफ से। इसीलिए ऐसे मैनेजमेंट को बदलना आवश्यक है। हमारे साथ हम सरकार जब कहते हैं तो सरकार में दो प्रकार के लोग हैं, एक अस्थायी सरकार, दूसरी स्थायी सरकार। अस्थायी सरकार वो है जो आती जाती पॉलिटिकल पार्टियां रहती है, अपना रहती है, कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल रहती है। और स्थायी सरकार जो वो है, जो कहने के लिए हमारे ब्यूरोक्रेट्स लगे हैं, वो 1991 से इसी प्रकार का करते जा रहे, और जो भी सरकार आती है बोले हम बाध्य है, हमारे हाथ बंद है, इसीलिए करना पड़ा। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी बाध्यता है जो आप नहीं सोच सकते? क्या सोचना चाहिए। पुराने जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र आप लोगों ने कर लिए, उस पर निगाह डाले तो वो तबाह हो गए हैं। उनमें से एक का उदाहरण आपके सम्मुख बताता हूं। अपने बीच में एशिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र संपादन किया ऐसे इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो भारत सरकार ने केवल 169 करोड़ रुपए में अपने से इन्वेस्टमेंट करते हुए जब शुरुआत की थी, और 1998-2002 में उसको भारत का बड़ा सबसे प्राइवेट सेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज को जब बेच दिया, तब ये पौधा 169 करोड़ से खिलता करीब 58,000 करोड़, 58,000 करोड़ का एसेट बन चुका था। तब ऐसे 58,000 करोड़ की संपत्ति दायक ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र को रिलायंस इंडस्ट्रीज को केवल 1500 करोड़ में बेच दिया, 1500 करोड़। कोई चीज आपको पानी के भाव में नहीं मिलेगी, ऐसी बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र को बेच दिया। उसका हाल देखिए आपने किस तरह किया। आपने उसकी जमीन बेच डाली और उसके बाद रिलायंस के हाथ में आने से वीआरएस भी दे दिया, बाकी कर्मचारियों को भी निकाल बाहर कर दिया। जहां पर अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था, ऐसा प्रोडक्शन एशिया में अब कोई कर भी नहीं रहा है, और सार्वजनिक क्षेत्र में ही हिम्मत भरा प्रोडक्शन होता था। निजी क्षेत्र में इस प्रकार से कभी हुआ नहीं है, और इसके बाद 20 साल हो गए, आज तक हम नहीं बना रहे हैं। इसलिए डिफेंस के लिए चाहिए जो कार्बन फाइबर, वो आज हमारे देश में बंद हो गया। एशिया के लोगों को मिलता था, वो बंद हो गया, और आज विदेश से वो मंगवाना पड़ रहा है, क्योंकि अपना निजी क्षेत्र ऐसे कार्बन फाइबर प्रोडक्शन नहीं चला पा रहा है। उसके पास अनुभव नहीं, ऐसे अनुभव युक्त अपने कर्मचारी है, ऐसे अनुभव युक्त अधिकारी है। इस प्रकार से लोग करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर चाहते हैं तो अपने देश के हित में करना। भारतीय मजदूर संघ 1955 से कह रहा है, हम भी देशभक्त हैं, हम भी देश हित में काम कर रहे हैं, हम भी उद्योग हित में काम कर रहे हैं, और हम श्रमिक हित में काम कर रहे हैं। ये नारा चलता है और नारे से आदिन चलते आ रहे हैं। तो हमारी आवाज कभी तो सुना करिए, हमारी आवाज को कभी तो लिया करिए। केवल उद्योगपति के पास जाके सुनते हैं, ऐसे कई हमारे जैसे संगठन है, उनकी आवाज सुनिए, उनकी बात रखिए, और अपने दिमाग से सोच समझ कीजिए। किसी ब्यूरोक्रेट्स की जाल जवाल में ना आते हुए बात करिए। ऐसा सोचेंगे तब हम कहीं जाके आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरे अपने बहादुर, अपने अनुशासित कार्यकर्ता बंधु भगिनी इस प्रकार से निरंतर सहन करते आए हैं,
कितने सार्वजनिक क्षेत्र इस प्रकार से गए हैं, ये हमारी आंखों के सामने है, आपकी आंखों के सामने है। उनसे भी अगर उदाहरण लेना है, सीख लेना है, अभी भी आपके हाथों में है, बचाइए। इसीलिए हमारे यहाँ प्ले कार्ड लगाया है, सेव देश यूज, देश बचाओ। अगर देश बचाना है, ये पहले बचाना होगा। और इसीलिए सबका दाल में है, सबके भ्रमित करने वाले कुछ लोग अच्छी तरह से भ्रमण कर लेते हैं, ये नहीं है। इसलिए उपयुक्त उसी के लिए लगाए थे, अपने सारे लोगों की सुविधा बनाने के लिए, पूरे देश में एक नेटवर्क खड़ा करने के लिए। आज जो सारी बातें आई है, वो सारे पुराने जो पब्लिक सेक्टर ने अपना सारा सेटअप खड़ा किया, उसी के आधार पर है। जैसे कि रेल ने पूरे देश भर में पटरियां बिछाई, पूरे देश भर में अपना नेटवर्क खड़ा करते हुए पूरे देश भर में लोगों को एक साथ जोड़ा है, सोचा है। और कोरोना काल में केवल रेल कर्मियों ने रेल दौड़ाई और रेल को इसका भुगतान भी नहीं किया है। किसी निजी क्षेत्र आगे नहीं आया कि उसके सामने ले दे, कोरोना के वक्त में काम आए। आप देखिए, सरकारी अस्पताल के लोग काम आए, निजी क्षेत्र के काम नहीं आए। तो उस समय क्यों निजी क्षेत्र को आह्वान नहीं किया, उस समय क्यों नहीं बुलाया गया? उस समय आपको पूरा भरोसा था कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मी अधिकारियों इसके लायक है और वही कर सकते हैं, अन्य नहीं कर सकते। तो आज क्या बात हो गई कि आज वो नहीं कर सकते और वो कर सकते हैं? तो इसीलिए सोचने की आवश्यकता है। आप सभी ने यहाँ आके उनको दिखाया है, हमारे कई बंधु भगिनी ने इस प्रकार से अपनी बातें रखी है, उसको सोचा समझा है। हम फिर से इस सरकार को इस माध्यम से आह्वान करते हैं कि कृपया अपनी नजर खोलिए, अपनी आंखें खोलिए, अपने कान खोलिए और जो भारतीय मजदूर संघ कहता है उनकी आवाज सुनिए। ये यहाँ जो खड़े हुए हैं भारत से, ये केवल चुने गए गिन्न प्रतिनिधि है। अगर इससे अधिक आपकी आवश्यकता है तो इसके लिए तैयार है, लेकिन इतनी परीक्षा न ले। और इसीलिए भारतीय मजदूर संघ हर परीक्षा के लिए तैयार है, लेकिन आपको सोचने का विषय आया है। कोई शर्मिंदगी महसूस न करते हुए बड़े खुलेपन से इसका आह्वान करिए सरकार कि हम इस अंधाधुंध सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण या निगमीकरण नहीं करेंगे। और इसकी आपकी हिम्मत दिखाइए और उसके लिए देखिए फिर आपकी तरक्की, कर्मचारी की तरक्की, देश के नागरिक की तरक्की, और इस तरह से पूरे देश की तरक्की में लगेंगे। इसीलिए इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इसीलिए करना है, हर एक मजदूर, एक छोटे से मजदूर तक को जाना है, मजदूर तक को उठाना है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं उठाना। इसीलिए इस सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत जरूरत है। आप सब लोग आए हैं, बहुत कुछ कहने का मन है, लेकिन हमारे पूर्व वक्ता ने भी बहुत कुछ कहा है। आप सब भी बहुत समझदार है, थोड़े में से बहुत अधिक समझने वाले कार्यकर्ता है, तो मेरी बातों को समझा है। लेकिन आपके माध्यम को सरकार को भी सुनाया है। अपने यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, अपने टेलीमीडिया सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस बातों को इस प्रकार से सही ढंग से उसके सम्मुख रखा जाए और आप भी हमारी सहायता करें, क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र का बचाव न केवल किसी एक के लिए है, न केवल कर्मचारी के लिए, भारत देश के सभी नागरिकों के लिए इच्छनीय है। इसीलिए उसके लिए आवश्यकता है आप हमारी बात पहुंचाएं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों की उत्सुकता है, बहुत सारे लोग की ट्रेन के रेट के कारण भी रुक गए हैं, लेकिन ये भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, पूरे सुबह से लेके आए हैं। इसलिए मेरी तरफ से, भारतीय मजदूर संघ की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की। आप सब लोगों ने अध्यक्ष जी की उद्बोधन को सुना। अब कार्यक्रम समापन पर है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।